रात, जब मौत दिख नहीं रही थी। 26 अप्रैल 1986, रात के 1:23। एक तेज धमाका, जिसे सुनकर कुछ लोग खिड़की तक आए, कुछ लोग सोते ही रह गए और कुछ हमेशा के लिए सो गए। लेकिन इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि एक एक्सप्लोजन हुआ। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात मौत हवा में घुल चुकी थी और किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था। प्रिप्यात, एक ऐसा शहर जो बनाया ही गया था भविष्य के लिए। साफ सुथरी सड़कें, हरियाली, नए नए अपार्टमेंट, स्कूल, अस्पताल और हर चेहरे पर एक अजीब सा भरोसा। भरोसा इस बात का कि उनका शहर दुनिया के सबसे सुरक्षित और आधुनिक शहरों में से एक है। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते थे। उनके लिए वो सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, वो उनका गर्व था, उनकी पहचान थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो उस ताकत को नियंत्रित कर रहे हैं जो पूरे देश को रोशनी देती है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वही ताकत उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। 25 अप्रैल 1986 की सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पावर प्लांट के अंदर एक साधारण टेस्ट की तैयारी चल रही थी। ऐसा टेस्ट जो पहले भी कई बार किया जा चुका है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रिएक्टर नंबर 4, जिसे उस दिन टेस्ट के लिए चुना गया था, धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्थिति से हटाया जा रहा था। ऑपरेटर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि रिएक्टर की पावर कम करनी है, फिर एक खास स्थिति में उसे स्टेबलाइज करना है, ताकि यह देखा जा सके कि इमरजेंसी में रिएक्टर खुद को कितनी देर तक संभाल सकता है। सुनने में यह सब बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में यह एक बहुत खतरनाक खेल था, क्योंकि रिएक्टर को उस लेवल पर लाया जा रहा था जहां वो नेचुरली अनस्टेबल हो जाता है, और यही वो जगह थी जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। शाम होते होते एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आई। पावर ग्रिड ने रिक्वेस्ट किया कि रिएक्टर को पूरी तरह बंद ना किया जाए, क्योंकि उन्हें बिजली की जरूरत थी। इसका मतलब था टेस्ट को डिले करना पड़ेगा और रिएक्टर को लंबे समय तक एक अनस्टेबल स्थिति में रखना पड़ेगा। यह डिसीजन शायद उस रात की सबसे बड़ी शुरुआत थी। ऑपरेटर्स जो पहले ही प्रेशर में थे, अब और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके थे। उन्हें ऊपर से आदेश मिल रहे थे, नीचे ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी, और इसी कंफ्यूजन में एक एक करके सुरक्षा के नियम टूटने लगे। रात गहराने लगी, घड़ी 11 बजे के करीब पहुंच चुकी थी और अब फाइनली टेस्ट शुरू करने का समय आ गया था। रिएक्टर की पावर को कम किया गया, लेकिन अचानक पावर बहुत नीचे गिर गई, इतनी नीचे कि रिएक्टर लगभग बंद होने की स्थिति में आ गया। ऑपरेटर्स घबरा गए, क्योंकि ये वो स्थिति नहीं थी जिसमें टेस्ट किया जाना था। अब उन्हें पावर वापस बढ़ानी थी, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़े जो पूरी तरह अनसेफ थे। उन्होंने कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर से बाहर निकालना शुरू किया, जो असल में रिएक्टर को कंट्रोल में रखने के लिए होते हैं। जैसे जैसे रॉड्स बाहर निकाले गए, रिएक्टर अनस्टेबल होता गया, लेकिन टेस्ट को रोकने के बजाय उसे जारी रखा गया। रात के 1:22, अब सब कुछ तैयार था। ऑपरेटर्स को लगा कि उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन असल में रिएक्टर एक टिकिंग बॉम्ब बन चुका था। हर सेकंड उसे एक्सप्लोजन के और करीब ले जा रहा था। 1:23, टेस्ट शुरू हुआ। कुछ ही सेकंड्स में वाटर फ्लो कम हो गया, स्टीम बनने लगी और रिएक्टर की पावर अचानक बढ़ने लगी। कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर्स अब सच में डर चुके थे। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी शटडाउन का फैसला लिया और AZ5 बटन दबाया। यह वो बटन था जिसे दबाने के बाद रिएक्टर पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन यहीं पर सब कुछ गलत हो गया। RBM के रिएक्टर का डिजाइन, जिसे सुरक्षित माना जाता था, असल में एक हिडन फ्लॉ के साथ बना था। जब AZ5 बटन दबाया गया तो कंट्रोल रॉड्स अंदर जाने लगे, लेकिन उनके सिरों पर ग्रेफाइट लगा हुआ था, जो शुरू में पावर को कम करने के बजाय कुछ सेकंड्स के लिए बढ़ा देता था। और वही हुआ। कुछ सेकंड्स के लिए रिएक्टर की पावर अचानक हजारों गुना बढ़ गई। ऑपरेटर्स के पास अब कुछ भी करने का समय नहीं था, और फिर धमाका हुआ, इतना जोरदार कि रिएक्टर का 1000 टन का ढक्कन हवा में उछल गया। दूसरा एक्सप्लोजन और भी भयानक था। ग्रेफाइट में आग लग गई और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स सीधे आसमान में फैलने लगे। पास के घरों में सो रहे लोग अचानक जाग गए। कुछ ने खिड़की से बाहर देखा
और एक अजीब सा नजारा देखा। आसमान में नीली चमक, जैसे कोई लाइट शो हो रहा हो। कुछ लोग तो बाहर निकल आए और उस रोशनी को देखने लगे। उन्हें लगा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, कुछ अनयूजुअल, लेकिन सुंदर। उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिस रोशनी को देख रहे हैं वो उनकी आंखों के सामने उनकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। पावर प्लांट के अंदर हालात और भी खराब थे। कुछ वर्कर्स जिन्होंने एक्सप्लोजन को बहुत करीब से देखा था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। किसी ने कहा रिएक्टर इंटैक्ट है, किसी ने कहा यह सिर्फ एक फायर है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। कुछ ही मिनटों में फायर फाइटर्स को बुलाया गया। वे तेजी से मौके पर पहुंचे, बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यह एक सामान्य आग है। उन्होंने पानी डालना शुरू किया, जलते हुए ग्रेफाइट पर चढ़ गए और बिना जाने सबसे खतरनाक रेडिएशन के बीच खड़े हो गए। उनके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। सुबह हो चुकी थी। 26 अप्रैल 1986। प्रिप्यात शहर जाग चुका था। सूरज बिल्कुल वैसे ही उगा था जैसे हर दिन उगता था। लोग अपने अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और कुछ लोग अब भी रात की उस नीली रोशनी के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने कहा शायद कोई बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। किसी ने हंसते हुए कहा इतना भी क्या हुआ होगा, सब ठीक है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। हवा में एक ऐसा जहर घुल चुका था जो ना दिखता था ना महसूस होता था, लेकिन हर सांस के साथ लोग उसे अपने शरीर के अंदर ले रहे थे। प्रिप्यात से कुछ किलोमीटर दूर चोर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। एक्सप्लोजन के बाद रिएक्टर 4 पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन कंट्रोल रूम में बैठे कुछ अधिकारी अब भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि रिएक्टर फट चुका है। वे रिपोर्ट्स भेज रहे थे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, क्योंकि उनके लिए ये मान लेना कि रिएक्टर एक्सप्लोड हो गया है एक बहुत बड़ा सच था जिसे स्वीकार करना आसान नहीं था। उसी समय फायर फाइटर्स जो रात से आग बुझा रहे थे अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। उनके चेहरों पर थकान नहीं बल्कि दर्द साफ दिख रहा था। किसी को उल्टियां हो रही थीं, किसी का सिर चकरा रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके शरीर में क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी वे काम करते रहे, क्योंकि उन्हें अब भी बताया जा रहा था ये सिर्फ एक आग है। दोपहर तक स्थिति और गंभीर हो चुकी थी। रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा था कि अगर सही उपकरण से मापा जाए तो मशीन भी जवाब दे देती। लेकिन यहां एक और गलती हो चुकी थी। प्लांट में मौजूद रेडिएशन डिटेक्टर्स या तो लो रेंज के थे या काम ही नहीं कर रहे थे, जिसका मतलब था जो असली खतरा था उसे मापा ही नहीं जा रहा था। शहर में लोग अब भी अनजान थे। बच्चे बाहर खेल रहे थे, लोग साइकिल चला रहे थे, कुछ लोग फिशिंग के लिए नदी किनारे गए थे और उसी नदी का पानी रेडियो एक्टिव हो चुका था। दोपहर के समय कुछ डॉक्टरों ने नोटिस किया कि हॉस्पिटल में आने वाले लोगों की हालत कुछ अलग है। उनमें से कई लोग एक जैसी सिम्टम्स दिखा रहे थे, उल्टी, चक्कर, कमजोरी। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि किसी ने भी इतना हाई रेडिएशन एक्सपोजर पहले कभी नहीं देखा था। इसी बीच मॉस्को में बैठे अधिकारी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही थीं वो अधूरी थीं और कई बार गलत भी, क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद लोग खुद सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे थे या फिर उन्हें सच्चाई बताने की अनुमति नहीं थी। शाम होते होते अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि इसे छुपाना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। प्रिप्यात के लोग अपनी डेली लाइफ जीते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और यही था सबसे खतरनाक हिस्सा। एक्सप्लोजन से ज्यादा डेंजरस वो 36 घंटे थे जब लोगों को सच नहीं बताया गया, क्योंकि उस दौरान वे लगातार रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे थे। कुछ लोगों को अब शक होने लगा था। उन्होंने देखा कि आसमान में एक अजीब सी धुंध है, पेड़ों की पत्तियां बदल रही हैं और कुछ बर्ड्स अचानक मर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अगले दिन 27 अप्रैल की सुबह आखिरकार डिसीजन लिया गया कि प्रिप्यात को खाली कराया जाएगा, लेकिन ये डिसीजन भी देर से लिया गया, और जब लिया गया तो लोगों को पूरी सच्चाई नहीं बताई गई।
दोपहर के करीब अनाउंसमेंट हुआ, अटेंशन अटेंशन, टेम्पररी इवैक्यूएशन किया जा रहा है, आपको 2-3 दिनों के लिए शहर छोड़ना होगा। बस इतना ही। ना कोई पैनिक, ना कोई वार्निंग, ना ही ये बताया गया कि वे एक रेडियो एक्टिव डिजास्टर के बीच जी रहे हैं। लोगों ने सोचा बस 2-3 दिन की बात है। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद किए, कुछ जरूरी सामान लिया और बसों में बैठ गए। कुछ लोगों ने अपने पेट्स को घर पर छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा वे जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। बसों की लंबी लाइन शहर से बाहर जा रही थी। लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनका शहर, उनकी यादें, सब पीछे छूट रहा था। लेकिन उनके मन में कोई डर नहीं था क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं पता थी। उधर जो लोग प्लांट के सबसे करीब थे, उनकी हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। फायर फाइटर्स और वर्कर्स को स्पेशल हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर्स पहली बार इस लेवल के रेडिएशन एक्सपोजर का सामना कर रहे थे। कुछ दिनों में उनमें से कई लोग मरने लगे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर्स भी हेल्पलेस थे। ये था एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर अंदर से टूटने लगता है। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। स्वीडन के एक न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन अलार्म्स बजने लगे। शुरुआत में उन्हें लगा कि उनके प्लांट में कोई समस्या है, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला सोर्स कहीं और है, और तब दुनिया को शक हुआ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। सोवियत यूनियन, जो अब तक इस हादसे को छुपा रहा था, अब दुनिया के सामने आ चुका था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेडिएशन पहले ही कई देशों में फैल चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि हादसा हुआ या नहीं, सवाल ये था कि इसे इतने समय तक छुपाया क्यों गया। क्या सरकार को सच में खतरे का अंदाजा नहीं था, या वे पैनिक से बचने के लिए लोगों की जिंदगी को रिस्क में डाल रहे थे? प्रिप्यात अब खाली हो चुका था, एक घोस्ट सिटी बन चुका था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो असर शुरू हुआ था वो आने वाले कई सालों तक लोगों की जिंदगी में दिखने वाला था। बसों की वो लंबी कतार जो लोगों को उनके घरों से दूर ले गई थी, अब सिर्फ याद बन चुकी थी। लेकिन जो लोग उस शहर को छोड़कर गए थे, वे अपने साथ कुछ और भी ले गए थे, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं था लेकिन हमेशा उनके साथ रहने वाला था। रेडिएशन। कुछ ही दिनों में दुनिया को इस हादसे की गंभीरता समझ आने लगी। सोवियत यूनियन ने आखिरकार ऑफिशियल तौर पर स्वीकार किया कि चेर्नोबिल में एक बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन उन्होंने जो बताया वो पूरी सच्चाई नहीं थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि स्थिति कंट्रोल में है और खतरा सीमित है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उन फायर फाइटर्स और वर्कर्स की हालत जो सबसे पहले वहां पहुंचे थे, अब तेजी से बिगड़ रही थी। उन्हें मॉस्को के स्पेशल हॉस्पिटल्स में भेजा गया, जहां डॉक्टर्स पहली बार इतने हाई रेडिएशन एक्सपोजर को ट्रीट कर रहे थे। उनमें से कई लोग कुछ ही हफ्तों में मर गए, लेकिन उनकी मौत सिर्फ एक संख्या नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि इंसान प्रकृति की ताकतों के सामने कितना कमजोर है। धीरे धीरे चेर्नोबिल के आसपास का पूरा इलाका एक एक्सक्लूजन जोन घोषित कर दिया गया। करीब 30 किलोमीटर का क्षेत्र जहां इंसानों का जाना मना था। गांव, शहर, खेत, सब कुछ छोड़ दिया गया। कुछ जगहों पर खाना अभी भी टेबल पर रखा था, कपड़े वैसे ही पड़े थे जैसे लोग अभी अभी उठकर गए हों, लेकिन असल में वो जगह अब इंसानों के लिए नहीं रही थी। इस हादसे के बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। हजारों लोग, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा जाता है, उन्हें चेर्नोबिल भेजा गया। उनका काम था रेडियो एक्टिव डेब्री को साफ करना, रिएक्टर को कवर करना और डैमेज को कंट्रोल करना। ये लोग जानते थे कि वे खतरे में हैं, लेकिन फिर भी वे गए, क्योंकि किसी को तो ये काम करना ही था। कई लिक्विडेटर्स बाद में बीमार पड़ गए, कई की मौत हो गई और कई आज भी उस रेडिएशन के असर के साथ जी रहे हैं। रिएक्टर 4, जो पूरी तरह तबाह हो चुका था, उसे एक कंक्रीट स्ट्रक्चर से ढक दिया गया, जिसे सार्कोफेगस कहा गया। इसका मकसद था रेडिएशन को बाहर फैलने से रोकना, लेकिन यह भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन था, क्योंकि अंदर अब भी रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद था। साल बीतते गए, लेकिन चेर्नोबिल का असर खत्म नहीं हुआ। सबसे ज्यादा असर पड़ा बच्चों पर। कई सालों बाद यूक्रेन, बेलारूस और आसपास के इलाकों में थायराइड कैंसर के केसेस बढ़ने लगे,
विशेषकर उन बच्चों में जो हादसे के समय छोटे थे, क्योंकि उन्होंने कंटैमिनेटेड मिल्क और फूड कंज्यूम किया था। ये एक साइलेंट इफेक्ट था जो धीरे धीरे सामने आया। लेकिन यहाँ एक और सच है जिसे समझना जरूरी है। चेरनोबिल के बाद कई स्टडीज की गईं और आज भी साइंटिस्ट्स इस बात पर पूरी तरह अग्री नहीं है कि टोटल मौतों की संख्या कितनी थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं करीब 4000 लोगों की मौत हो सकती है, कुछ एस्टिमेट्स इससे ज्यादा बताते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, हजारों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई और शायद यही इस हादसे की असली कहानी है। आज चेरनोबिल सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, अगर इंसान केयरलेस हो जाए तो उसका नतीजा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, सच्चाई को छुपाना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उस रात सिर्फ रिएक्टर नहीं फटा था, बल्कि ट्रस्ट भी टूट गया था। लोगों का भरोसा सिस्टम पर, गवर्नमेंट पर और उस टेक्नोलॉजी पर जिसे वे सेफ मानते थे। आज भी जब कोई चेरनोबिल का नाम लेता है तो सिर्फ एक एक्सीडेंट याद नहीं आता, बल्कि एक सवाल उठता है, क्या हमने इससे कुछ सीखा? क्योंकि दुनिया में आज भी सैकड़ों न्यूक्लियर प्लांट्स काम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो हिस्ट्री खुद को दोहरा सकती है। और शायद यही चेरनोबिल का सबसे बड़ा सबक है। उस रात लोगों ने एक नीली रोशनी देखी थी, उन्हें वो खूबसूरत लगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खूबसूरती एक वार्निंग थी, एक ऐसी वार्निंग जिसे अगर समझ लिया जाए तो शायद भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोका जा सकता है। और अब सवाल ये है, क्या आज की दुनिया वाकई चेरनोबिल जैसी गलती दोबारा नहीं करेगी, या हम बस इंतजार कर रहे हैं अगली नीली रोशनी का? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।